नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी एक ऐसा इंसान जिसका जन्म भी इंडिया के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक में हुआ था और दादा भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, दादी उस टाइम की करंट प्राइम मिनिस्टर, फादर उस टाइम के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर और उसकी माँ कांग्रेस पार्टी की फ्यूचर प्रेसिडेंट, जिनके पास पैसा था, दौलत थी, शोहरत थी, इज्जत थी और वो सब कुछ था जिससे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के दावेदार बन सकते थे। बट राहुल के नसीब में शायद कुछ और ही लिखा था। पहले तो वो खुद ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बट जब उन्हें मजबूरन पॉलिटिक्स में आना पड़ा तो ओपोनेंट्स के द्वारा सबसे पहले टारगेट जो हुआ वो था डायनेस्टी पॉलिटिक्स का। डायनेस्टी पॉलिटिक्स मतलब जब एक लीडर के बाद उसके बेटे, फिर उसकी बेटी, फिर उसके पोते भी नेता बन जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फैमिली से हैं, ना कि अपनी मेहनत से ऊपर आए, तो इसे डायनेस्टी पॉलिटिक्स कहा जाता है। राहुल गांधी के केस में भी लोग कहते थे, इनफैक्ट अब भी कहते हैं, उनको कांग्रेस का टॉप लीडर इसलिए बनाया गया क्योंकि वो नेहरू और गांधी के परिवार से हैं, जो पहले से ही सियासत में पावरफुल रहे हैं। मोदी जी ने अपनी कई रैलीज में अब तक भी राहुल गांधी को शहजादा बुलाते आ रहे हैं। वो कहते हैं शहजादे और शहजादे शहजादे उनके बॉस हैं, जो क्लियर एक ताना है, बस वे अपने परिवार की वजह से सियासत में। बट ये तो फिर भी एक छोटा सा टैग था। अभी कुछ दिनों पहले शहजादे यहाँ आए थे, मतलब राहुल गांधी यहाँ आए थे। उनकी इमेज पर सबसे बड़ा असर जब पड़ा जब उन्हें पप्पू कहा जाने लगा। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, वो कहते हैं कि आपके लिए मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। उनकी हर स्पीच ट्रोल होने लगी, हर वर्ड में मीम बनने लगा। मीडिया हो या अपोजिशन, सबने उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाया जो काफ़ी इमेच्योर है एंड कभी भी वो एक लीडर नहीं बन सकता, ऐसा दिखाया गया। यहाँ तक कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी उन्हें बालक बुद्धि कहा था। उन्होंने बालक बुद्धि मतलब कुछ भी बोलने का ठिकाना नहीं होता और ना ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। एंड ऐसा उनको कहने के पीछे कई ऑब्वियस रीजन थे, क्योंकि राहुल कभी कभी स्पीच में गलतियां कर देते थे। अब सवाल उठता है कि जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मगर वो देश के हैं, मगर आपके भी हैं, फैक्ट्स को मिक्स कर देते थे, थोड़ा अनकॉन्फिडेंट लगते थे। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। अब ये एंड कुछ और रीजंस के चलते 2014 में उनकी पार्टी को सिर्फ 44 सीटें मिली, जो उनके इतिहास का सबसे लोएस्ट सीट काउंट था और इसी की वजह से वो अपोजिशन के लीडर भी नहीं बन पाए। 2019 के इलेक्शन में भी यही हुआ। मोदी जी के उस टाइम पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमेज बन चुकी थी एंड राहुल गांधी उनके सामने एकदम फीके पड़ गए। उस टाइम तक भी राहुल गांधी की इमेज जनता के सामने एक बहुत ही फनी, वीक, कंफ्यूजन, डायनेस्टिक लीडर वाली थी। फिर आता है साल 2022, जब वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं एंड पूरे इंडिया में पैदल चलकर लोगों से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। राहुल गांधी ने हर तरह के लोगों से डायरेक्टली मिलना शुरू किया, मजदूर, किसान, स्टूडेंट से लेकर सोशल वर्कर तक। यहाँ वो टाइम होता है जहाँ लोगों ने अब राहुल गांधी को सीरियस लेना शुरू कर दिया एंड इसका रिजल्ट उनके 2024 के इलेक्शन में दिखता भी है, जब उनकी पार्टी 99 सीटें हासिल करती है एंड इसका रिजल्ट 2024 के इलेक्शन में भी दिखता है, क्योंकि उनकी पार्टी ने 99 सीट हासिल की थी एंड उनकी खुद की पार्टी जो नेता काफ़ी नाराज थे उनकी राजनीति को लेकर, अब उन्हें एक अपोजिशन लीडर के रूप में देखने लग गए थे। तभी से जनता को एक बहुत बड़ा तबका राहुल गांधी को अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में देख रहा था। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर देखो, पहले ही क्लियर कर दूँ, इस पूरी वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी पार्टी के लीडर को गलत बताना नहीं है या उन्हें डिफेम करना नहीं है। मैं ना तो कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, ना ही बीजेपी का या किसी और पार्टी को क्रिटिक बन के आऊँ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको केवल ट्रुथ बता रहा हूँ और एक ऐसे इंसान की जिसमें कमियां थी, जो अपनी खुद की गलतियों की वजह से अपने एक अच्छा नेता नहीं बन पाया, बट आगे चलकर वही इंसान एक ऐसा कमबैक करता है जो कभी किसी ने नहीं किया। 9 जून 1970 दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे की दादी और उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर उन्हें अपनी गोद में उठाती हैं और उस बच्चे का नाम राहुल गांधी रखती हैं। राहुल एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ पैसा था, नाम था, इज्जत थी, लेकिन इसी के नाम के साथ एक बोझ भी आया जो शायद किसी और बच्चे ने कभी महसूस नहीं किया। राहुल गांधी अपनी स्कूलिंग दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से की, फिर 1981 में वह देहरादून के ड्रोन स्कूल गए और वहाँ एक आम स्टूडेंट की तरह पढ़ाई लिखाई की। बट 1984 में उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी पूरी जिंदगी पलट गई। 31 अक्टूबर 1984, इस दिन राहुल गांधी की दादी और देश के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपनी सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मारी जाती हैं। उस टाइम राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे और उनकी लाइफ अभी शुरू ही हो रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी की मौत के बाद राहुल और प्रियंका की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी अब डर डर के जी रहे थे।
माँ उनकी सोनिया गांधी इतनी डर गई थी, उन्होंने राहुल गांधी और अपनी बेटी प्रियंका गांधी को स्कूल भेजना ही छोड़ देता है। उनकी पढ़ाई फिर घर पर होने लगती है। ना उनके दोस्त थे, ना बाहर घूमने के लिए खुली सड़कें। बट 1989 में जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो राहुल गांधी ने दिल्ली के स्टीफन कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स लेकर फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की। उस टाइम पर उन्हें शूटिंग बहुत पसंद थी। उन्होंने नेशनल लेवल पर 4th रैंक भी अचीव करी थी। उनकी ज़िंदगी अब एक नॉर्मल ट्रैक पर आ गई थी। सही से वे पढ़ाई कर पा रहे थे, अब ज़्यादा खतरा भी नहीं था। लेकिन 1981 में उनकी लाइफ में एक दूसरा बड़ा झटका आता है। उन्हें पता चलता है कि उनके पिता राजीव गांधी एक ब्लास्ट में मारे गए। राहुल गांधी अभी सिर्फ 21 साल के थे। ज़्यादा कुछ उन्होंने सीखा नहीं था, बट इसी छोटी उम्र में अब तक वो 3 ट्रेजेडी फेस कर चुके थे। 1980 में चाचा संजय गांधी का प्लेन क्रैश में मरना, दादी का उनके गार्ड के द्वारा मार दिया गया जाना, पिता का ब्लास्ट में मरना। इन तीनों ही घटनाओं की वजह से राहुल गांधी अपनी माँ और बहन के साथ ही ज़्यादा सिक्योरिटी के घेरे में आ गए। उनके बाद उन्होंने बाद में हार्वर्ड ज्वाइन किया, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से उन्हें रॉलेंस कॉलेज फ्लोरिडा में ट्रांसफ़र होना पड़ा। वहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और 1995 में वो फेल की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज चले गए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ भी उन्होंने डर की वजह से अपनी पहचान छुपाए रखी और एज राहुल गांधी नहीं, एज राहुल विंची अपनी पढ़ाई पूरी की। इतने सारे थ्रेट्स और इतनी ट्रेजेडी देखने के बाद इन्होंने सुसाइड नहीं किया। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो पॉलिटिक्स में अब कदम नहीं रखेंगे। लंदन जाकर उन्होंने मॉनिटर ग्रुप में कंसल्टिंग का काम किया। फिर इंडिया में लौटकर 2002 में एक IT कंसल्ट्री फर्म बैंक में सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को मुंबई में एस्टेब्लाइज किया। उसके बाद उन्होंने UK में भी बैंक ऑफ का लॉन्च किया, जहां वो फॉरेन सप्लायर्स के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर थे। बट उनकी किस्मत से बिजनेसमैन बनना नहीं लिखा था। सोनिया गांधी ने उन्हें अपने पिता की सीट यानी अमेठी से चुनाव लड़ने को कहा। यह पॉलिटिक्स में उनका पहला कदम था। यहाँ लोगों को लगता था कि अगर कोई गांधी फैमिली से पॉलिटिक्स में आएगा तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी होंगी, क्योंकि राहुल तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर थे। लेकिन सोनिया गांधी ने राहुल को पॉलिटिक्स में लाकर एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया और सरप्राइजिंगली राहुल अमेठी सीट को 1 लाख वोट से जीत गए एंड अपने फादर की लेगेसी को बढ़ाया। लेकिन अभी भी उन्हें कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं मिली। 2004 से 2009 तक उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेंट्री में होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऐसे कई सीरियस सब्जेक्ट्स पर काम किया। इसी दौरान 2007 में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कदम और आगे बढ़ाए। कांग्रेस को एक जनरल सेक्रेटरी बन गए। साथ ही इंडियन यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का चार्ज भी उन्हीं के कंधों पर आ गया। राहुल अब स्टूडेंट्स और यूथ के पीछे भी थोड़ा निखरना शुरू हुए एंड यूथ के सपोर्ट की वजह से 2009 के जनरल इलेक्शंस में राहुल गांधी ने पूरे देश में 100 से भी ज़्यादा रैलीज की, जिसमें उन्होंने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को हाईलाइट किया। एंड ऐसे ही और अभी रीजन्स के चलते कांग्रेस उस इलेक्शन में 206 सीट जीतकर एक बहुत बड़ा कमबैक किया। साल 2009 ये राहुल गांधी की पॉलिटिकल करियर का एक सबसे खास साल था। हर जगह इंडियन मीडिया राहुल गांधी एंड यूथ आइकन दिखा रहा था। यहाँ तक कि 2009 के टॉप 10 यूथ आइकन्स में राहुल गांधी को एकमात्र पॉलिटिशियन थे। लेकिन इसी पॉलिटिकल सक्सेस में उन्होंने एक ऐसी मिस्टेक कर दी जो आगे चलकर अपोजिशन की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। एक्चुअली बात यह है कि 2013 में जब सोशल मीडिया इंडिया में बूम कर रहा था, इंडिया में फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का यूज काफ़ी बढ़ने लगा, तभी 5 अप्रैल 2013 को राहुल गांधी ने CII में अपनी एक स्पीच दी। वहाँ का माहौल बिजनेस लीडर से भरा हुआ था। लोग राहुल गांधी से ये उम्मीद कर रहे थे कि वो इंडिया की इकोनॉमी रिफॉर्म्स और कॉन्क्रीट पॉलिसी पर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा फिलोसफिकल और इधर उधर की बातें करी। स्पीच में वे कभी नर्वस और कभी ओवर एक्साइटेड दिख रहे थे। इसी वजह से उसी दिन पप्पू CII ट्रेंड कर गया। उन्हें मीम्स बने, इंडियन मीडिया ने खूब हाईलाइट किया और उस दिन ऑपोजिशंस की IT सेल राहुल गांधी को पप्पू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। उनकी शुरुआती स्पीच में गलतियों को एज अ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जाता है। हर रैली, हर स्पीच, इंटरव्यू के बीच में कोई ऐसा हिस्सा जहां उन्होंने ज़्यादातर पूछ लिया हो या कोई ब्रोकन सेंटेंस कहा हो, उन सबको सोशल मीडिया पर पप्पू का टैग लेकर वायरल कर दिया जाता है। 2013 खत्म होते होते अपोजिशन के नेता भी उनके पप्पू नाम यूज करने लगे थे। नहीं बनाएंगे पप्पू को, ऐसा कहने लगे थे। उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह की खुदबुंदी में भरपूर ये पप्पू जी के इस तरह के बयान आ रहे हैं, ये चीज़ें इतनी बढ़ गई कि साल 2014 में गूगल पर पप्पू सर्च
करने पर राहुल गांधी की फोटोज आती थी। और 2014 के इलेक्शन में बीजेपी ने पप्पू वर्ल्ड का बहुत यूज किया। इनकी इमेज इतनी खराब थी कि जहां 2009 में कांग्रेस को 206 सीट मिली, वहीं 2014 में कांग्रेस सिर्फ 44 सीट पर सिमट कर रह गई। ये कांग्रेस की हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट सीट काउंट था। इसके बाद कांग्रेस के खुद के नेता भी इस पप्पू नाम से बहुत परेशान हो गए। उन्हीं में से एक थी एमपी के फॉर्मर राज्यसभा मेंबर गुमान आजम। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को एक लेटर लिखा और कांग्रेस पार्टी के बर्बाद होने के पीछे राहुल गांधी का हाथ बताया। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके मैं इस पूरे लेटर को पढ़ सकते हो। इसके बाद कई और नेता सोनिया गांधी को पत्र लिखते हैं। कुछ नेता तो पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। अब ऑब्वियसली राहुल गांधी ने गलती कर दी, तो ये बहुत सारी चीजें, इसके लिए जमकर ट्रोल भी किया गया और इसलिए इस हार की पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी अपने कंधों पर ले लेते हैं। साल 2017 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है एंड साल 2019 में इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने अपने कैंपेन को अग्रेसिव बनाने के लिए एक ऐसी कोशिश की जिससे फिर उनका कमबैक हुआ। वो 2019 के चौकीदार चौराहे का स्लोगन यूज करते हैं और इससे किसी और को नहीं, मोदी जी को टारगेट करते हैं, लेकिन ये उन पर ही बैक फायर कर गया क्योंकि मोदी जी की इमेज आम जनता है कि बीच उस टाइम की एक ईमानदार लीडर की थी। मोदी जी को सब लोग एक ईमानदार लीडर मानते थे, इसलिए बिना किसी स्ट्रॉन्ग प्रूफ के बार बार उन्हें चोर कहना ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बीजेपी ने इसका जो स्लोगन मोदी जी की इमेज तोड़ने का था, वो उनकी इमेज और मजबूत बनाकर चला गया। बालक बुद्धि में नतीजा एक बार फिर बीजेपी की शानदार जीत होती है। इस हार के बाद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट पद से रिजाइन कर देते हैं। तो सबको यहाँ पर ये लग रहा था कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर अब पूरी तरह से खत्म हो गया। पप्पू का टैग उनके नाम से हमेशा के लिए जुड़ गया। ये उनकी कहानी का एंड नहीं था। कुछ दिनों पहले अपने आप को स्पॉटलाइट से अलग रखा, उनका जिक्र लोगों से कम होने लगा, लेकिन पर्दे के पीछे राहुल गांधी एक ऐसा बदलाव तैयार कर रहे थे जो आगे चलकर उनकी पहचान बदल दी। 2022 के सितंबर में कन्याकुमारी से एक सफर शुरू होता है, भारत जोड़ो यात्रा का। व्हाइट चैट और जोगर्स में राहुल गांधी ने एक ऐसा कमबैक किया जिसने आम लोग और तो क्या पॉलिटिशियंस को भी चौंका दिया। ना उन्होंने स्पीच के साथ कोई बड़ा शो किया, ना गाड़ियों के साथ रैली की। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, वो था 3570 किलोमीटर पैदल चलना। राहुल गांधी हर दिन आम लोगों के साथ चले, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, सोशल एक्टिविटीज और यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज तक उनसे जुड़े। इस दौरान उन्होंने लोगों से डायरेक्टली बातचीत की, उनकी प्रॉब्लम सुनी। उन्होंने एक स्लोगन भी बनाया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, जिसका फोकस था यूनिटी, सेकुलरिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और सोशल हार्मोनी। यह यात्रा सिर्फ एक पॉलिटिकल कैंपेन नहीं बल्कि राहुल गांधी के पूरे करियर का एक अहम हिस्सा थी। फार्मर्स के साथ बैठना, स्टूडेंट के साथ टाइम स्पेंड करना, वर्कर्स के साथ रोड पर चाय पीना, रोड साइड पर अपना हेयर कट करवाना वगैरह वगैरह। ये सब चीजें राहुल गांधी के लीडर वाली साइड को सामने ला रही थी। 137 दिन, 12 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज, 3570 किलोमीटर से ज्यादा का सफर, इस बीच लोगों के साथ सुख सुनना, ये सब पप्पू वाली इमेज को रिवाइंड करने में काफी हेल्प कर रहा था। अब वो यात्रा का असर दोस्तों ग्राउंड पर भी दिखने लगा। जब हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में कांग्रेस ने मेजोरिटी जीत हासिल की और उसी के साथ कर्नाटक और तेलंगाना ने भी कांग्रेस इंसेंट जीत हासिल की। बीजेपी जैसी स्ट्रॉन्ग पार्टी को उन्होंने वोट शेयर बहुत कम कर दिया। राहुल गांधी का भी अब लोकसभा में अपोजिशन का लीडर बनाएगा एंड फिर एक के बाद एक उनकी स्पीचेस वायरल हुई। आम जनता का भी अब राहुल गांधी को लेकर पॉजिटिव ओपिनियन बनने लगा। लोगों से इतना सपोर्ट मिलने के बाद राहुल गांधी ने अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। सरकार से सवाल करने लगे थे, उन्हें क्रिटिसाइज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे और अब फिर से राहुल गांधी एक ऐसी चीज़ें करते जो बड़े बड़े नेताओं को भी हिला देती थी। और इस वीडियो के लिए पार्ट 2 कमेंट करें, मैं आगे भी बनाऊँ।